नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 दिसंबर यानी कि 30 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग शेयर करें और काफी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए डेली करंट अफेयर्स आपके लिए, तो कोशिश क्या करिए आप सब लोग रेगुलर रहिए, डेली क्लास को अटेंड करिए। अगर आप मॉर्निंग में नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो जो भी आप डिकोड एग्जाम के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो पड़ी रहती है। जब भी आपको टाइम मिले आप समय निकाल करके करंट अफेयर्स की वीडियोस को देखिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। और धीरे धीरे क्वेश्चंस जो है ना वो बढ़ते भी जा रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। और बेसिकली जो स्टैटिक्स पोर्शन भी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी रिलेट होता है, मतलब एक तरीके से करंट अफेयर से ही रिलेटेड रहता है। तो कोशिश करिए डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करिए, कम से कम आपका गैप होना चाहिए, रेगुलर बने रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। उसके पहले मैं कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि एम्परर पेंगुइन जो हाल में खबरों में था, ये किस क्षेत्र या देश के मूल निवासी हैं? पेंगुइन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं। कारण क्या है? इनकी जो है संख्या, ठीक है, एक तरीके से इनके निवास स्थान और इनकी जो जनसंख्या है उस पर संकट बना हुआ है जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ये इसीलिए ये चर्चा में है। और बेसिकली देखा जाए तो ये जो निवासी है दोस्तों वो है अंटार्कटिका के, ठीक है। देखिए जब भी क्वेश्चंस आपसे मैं सामने रीड करती हूँ और आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं तो कोशिश क्या करिए वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश क्या करिए, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका के एम्परर पेंगुइन है जो हाल फिलहाल में खबरों में थे। आइए देखते हैं क्यों ये चर्चा में थे। तो ये जो एम्परर पेंगुइन है जिनकी जो है फोटोज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये अंटार्कटिका के मूल निवासी, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में कुछ सर्वे किया गया, कुछ अध्ययन किया गया, उसमें ये पाया गया कि चूंकि ये विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे और जिस तरह से इनकी संख्या घट रही है, ऐसा माना जा रहा है कि इस सदी के अंत तक यानी कि 21वीं सदी तक ये क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। किस कारण से? जलवायु परिवर्तन, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ठीक है। इसमें यह भी पाया गया है कि अगर इनका संरक्षण, आवश्यक संरक्षण नहीं किया गया, ठीक है, तो आने वाले दिन में यानी कि इस शताब्दी के अंत तक इनकी जो संख्या 97% जो भूमि आधारित अंटार्कटिक प्रजातियां हैं उनकी आबादी घट जाएगी। तो जितनी भी अंटार्कटिका में जो प्रजातियां पाई जाती हैं पौधों की, जानवरों की, जंतुओं की, वो क्या होगा, संरक्षण के अभाव में क्या होगा, इस 97% तक वो विलुप्त हो सकती हैं। इसमें यह भी बताया गया कि अंटार्कटिका में देखा जाए तो एक तरीके की अनोखी वहां पे प्रजातियां पाई जाती हैं पौधों की, जानवरों की, क्योंकि देखिए अंटार्कटिका क्या है, बहुत ही ठंडा है, ठीक है। वो वहां पे हमेशा माइनस में जो है टेम्परेचर होता है और पूरी चीज क्या है वहां पे एक तरीके से बर्फ की तरह पूरा जमा हुआ है और उसमें जो है किसी भी जीव का, किसी भी पौधे का सर्वाइव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वहां पे जो कोई भी जीव जंतु पाए जा रहे हैं या फिर कोई भी पौधे पाए जा रहे हैं वो अपने आप में अनूठे ही हैं, क्योंकि वो ऐसे विषम परिस्थितियों में भी वो जीवित रह रहे हैं, अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे ये देखा जाए ये जो क्षेत्र है ये पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र है, हवादार, उच्चतम और सबसे शुष्क महाद्वीप में है और यहाँ पे ये जीवित रह सकते हैं, यहाँ के जो अनूठे प्रजातियां हैं, ठीक है। तो इनका संरक्षण अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन प्रजातियों में जो फूल वाले पौधे हैं जैसे कि हार्डी मास है, ठीक है, फूल वाले पौधे हार्डी मास है, लाइकेन है, जो कई सूक्ष्म जीव है, बहुत सारे अकेशुरिकी और एम्परर एंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा एडली पेंगुइन भी, एम्परर पेंगुइन भी है और एडली पेंगुइन भी है। इनके जो प्रजनन जो समुद्री पक्षी भी इसमें शामिल हैं, कई सारे ऐसे पक्षी भी शामिल हैं। तो ये जो है प्रजातियां वहां पे पाई जाते हैं पेड़ पौधों की, जो कि ऐसे विपरीत, ऐसे विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। और इनके जो है वर्तमान में देखा जाए इन प्रजातियों, इन पेड़ों और इन पौधों, इन जानवरों प्रजातियों पे एक संकट मंडरा रहा है, किसका? ग्लोबल वार्मिंग का और जलवायु संकट, ठीक है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये सर्वाइव कहाँ करते भाई, यहाँ पे बर्फ है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, बर्फ पिघलेगी, है ना। तो एक तरीके से इनके अस्तित्व पे खतरा है, यही इस शोध में पाया गया है, जिसकी वजह से ये एम्परर पेंगुइन जो है अभी चर्चा में है, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए
आते हैं, बात करते हैं। उसके पहले क्वेश्चन देखिए, याद आ गया मुझे, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए आपको पता होगा जो पोलर बियर होते हैं वो क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं किसका, जो वहां की मछलियां होती हैं, सिल का, बहुत सारे ऐसी चीजों का जो जीव जंतुओं को शिकार करते हैं। तो ऐसा कभी आपने खुद सोची और मुझे जवाब भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ऐसा क्या कारण है। कभी आपने सुना है कि पोलर बियर ने किसी पेंगुइन का शिकार किया है? क्या आपने कभी ऐसा न्यूज में सुना है? तो इसके पीछे अगर किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है कभी तो क्या कारण है कि आज तक जो है पोलर बियर ने कभी पेंगुइन का शिकार नहीं किया? ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, जो लोग बताएंगे ठीक है, नहीं तो मैं कल आपको नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स की क्लास में मैं इसका रीजन बताऊंगी कि क्या है पोलर बियर जो है अगर वो पेंगुइन का शिकार करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो क्या कारण है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा, ध्यान रखिएगा धनु यात्रा शुरू हुई है, ये ओपन एयर, ये ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है धनु यात्रा। इसकी शुरुआत कहां पे हुई है? उड़ीसा में, केरल में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में? तो ऑप्शंस आप लोग देख ही रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए दोस्तों। करेक्ट आंसर इज ए है, उड़ीसा राज्य में ये शुरुआत की गई है धनु यात्रा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो उड़ीसा राज्य का शहर है बरगढ़, ध्यान रखिएगा, वहां पे इस यात्रा की शुरुआत की गई है दोस्तों 2 साल के अंतराल पे, यानी कि इसके पहले सन 2020 में हुआ होगा, लेकिन पैंडेमिक के कारण जो भी है ये यहाँ पे 2 साल के अंतराल पे इसकी यात्रा शुरू की गई है धनु यात्रा। ध्यान रखिएगा कब से, तो ये 27 दिसंबर से ये यात्रा शुरू की गई है। ठीक है, उस समय भी ध्यान रखिए कि पैंडेमिक के समय भी बस इसी के बाद ही आया था, इसी वजह से 2 साल का अंतराल हुआ है। तो ये देखा जाए ये सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है धनु यात्रा। ठीक है, और ये धनु यात्रा जो उड़ीसा की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वहां की संस्कृति को यह क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इस महोत्सव, इस यात्रा की बात करें दोस्तों धनु यात्रा महोत्सव की, तो इसकी शुरुआत आप देख रहे हैं 27 दिसंबर से हुई है और ये कब तक चलेगी दोस्तों? 6 जनवरी तक 10 दिवसीय यात्रा होगी, 10 दिनों तक की धनु यात्रा है। बेसिकली इसके बारे में, इसका उद्देश्य क्या है, एक तरीके से इस महोत्सव को क्यों मनाया जाता है, तो बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के रूप में धनु यात्रा को देखा जाता है। और अगर हम देखें, आप यहाँ पे देख रहे हैं कंस को देख रहे होंगे, भगवान कृष्ण के मामा कंस। तो ये जो धनु यात्रा है, जो महोत्सव, जो फेस्टिवल है, थिएटर फेस्टिवल, ये देखा जाए एक तरीके का नाटक है जिसमें देखा जाए भगवान कृष्ण और कंस की पौराणिक कहानियों पर आधारित ये नाटक है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि धनु यात्रा जो कि एक थिएटर फेस्टिवल है किस पे आधारित है, तो ये भगवान कृष्ण, ठीक है, भगवान कृष्ण और कंस, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, उनके मामा कंस के संबंधित जो पौराणिक कथाएं थी उन पर आधारित ये नाटक होता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा तरीके से ओपन थिएटर माना जाता है। इसकी उपलब्धि की बात करें दोस्तों तो 2014 की बात है, जो केंद्रीय संस्कृत विभाग है उसने इस 11 दिवसीय, देखिए मैंने 10 दिवसीय बोल दिया था, 11 दिवसीय जो धनु यात्रा है उसको राष्ट्रीय उत्सव यानी कि नेशनल फेस्टिवल, ठीक है, घोषित किया था, उसका दर्जा दिया था। और इसी के साथ साथ धनु यात्रा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। यहाँ से जो है संबंधित चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। धनु यात्रा की दोस्तों जो शुरुआत की गई थी जब भारत आजाद हुआ, यानी कि 1947 में इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। किसके उपलक्ष्य में? देश की आजादी के उपलक्ष्य में। और इसी उपलक्ष्य में जो है इस महोत्सव का आयोजन, इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। और तभी से जो है ये हर वर्ष इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 2 साल के अंतराल पे किया गया है। तो जो महोत्सव होते हैं, जो उत्सव होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखा करिए। बेसिकली जितने भी अभी आप रिसेंट में जिन भी स्टेट्स के जो फेस्टिवल के बारे में पढ़े हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की है? तो ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये शुरुआत जो किया है, जैसा कि आपके सामने ऑप्शंस दिख रहा है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर केरल। देखिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और ध्यान रखिएगा यूपी स्पेशल भी ये हो जाता है। आइए देखते हैं क्या है ये मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में समझ रहे हैं। ई सुश्रुत
अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस सूचना प्रणाली की शुरुआत की गई है मेडिकल कॉलेजेस में। और यह सुविधा देखिए क्या करेगा, जो भी मरीज होंगे, ठीक है, उनको बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए इस सूचना प्रणाली की, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत की गई है। इसका जो उद्घाटन किया गया है वहां के उप मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रिजेश पाठक, और जो वहां के जो चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री हैं मेंकेश्वर शरण सिंह, इनके द्वारा जो है इस सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया गया। बेसिकली सॉफ्टवेयर में देखिए क्या होगा, जितने भी जो पेशेंट होंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, वो कब एडमिट हो रहे हैं, कब डिस्चार्ज हो रहा है, एम्बुलेंस से रिलेटेड चीजें, उनकी फूडिंग, उनकी मेडिसिन, डॉक्टरों की डिटेल, ये सारी चीजें क्या होंगी, एक तरीके से ऑनलाइन सब कुछ वहां पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन सब कुछ मौजूद होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ठीक है, डॉक्टर से संबंधित जो कुछ भी डिटेल रहेगी वो सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल होगी। इससे बहुत सारे उनको सुविधाएं भी होंगी। ठीक है, तो इस प्रणाली के माध्यम से एक तरीके से देखा जाए तो इस सॉफ्टवेयर के साथ मरीजों का पंजीकरण करने से देखिए क्या मिलेगा, उन्हें जो है काउंटर, ध्यान रखिएगा ये काउंटर है, काउंटर पर असुविधा से बचना होगा, बचना मतलब एक तरीके से बचने में मदद मिलेगी। तो इसके वजह से एक तरीके जो है इस सॉफ्टवेयर के कारण, इस सॉफ्टवेयर की वजह से जो कुछ भी, जैसे कि आप जाते हैं, कोई भी जाता होगा हॉस्पिटल में, तो उनको बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है डॉक्टर से मिलने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो क्या करेंगे, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमें ये भी पता चल जाएगा कि डॉक्टरों की योजना भी हमें आसानी से पता चल जाएगी, रोगियों के बारे में ऑनलाइन, और फिर या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो है पेमेंट कर सकेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे ऑनलाइन माध्यम से। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा शुरू की गई है, जिससे कि जो वहां के पेशेंट है उनको सुविधाजनक एक तरीके से सुविधा मिले, उनको लंबी लंबी लाइनों में न लगना पड़े, उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट एक साथ कैरी करना ना पड़े। ठीक है, उनको सारी चीज ऑनलाइन ही डिटेल मिल जाए, और एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो सारी चीजें, डॉक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उनके हर एक मेडिसिन, उनकी रिपोर्ट, उनके डॉक्यूमेंट, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाए। तो ये सुविधा इसी चीज के लिए शुरू किया गया है। अस्पताल में डॉक्टर की उपलब्धता भी आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा कि भाई डॉक्टर है या नहीं। पता चलता है कि हम तो चले जाए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ही गायब है, तो हम घर पे ही बैठे ये पता चल रहा है कि हाँ भाई डॉक्टर है या नहीं है, तब हम जाए। तो बेसिकली एक तरीके से वहां के अस्पतालों में मरीज जो है उनकी सुविधा के लिए ये शुरुआत की गई है यहाँ पे ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का जो पहला राज्य दोस्तों बन गया है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की विधानसभा ने विधेयक पारित किया है 28 दिसंबर को। ठीक है, लोकायुक्त विधेयक पारित किया, ध्यान रखिएगा 2022। ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार ने, और ये जो है एक तरीके से ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य हो गया महाराष्ट्र, यानी कि लोकपाल विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कौन हो गया है, महाराष्ट्र हो गया है। और यहाँ के जो लोकपाल ये जो दायर बनाया गया है, जो ये विधेयक जो बनाया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए इस विधेयक में अगर किसी भी तरह का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार की जांच करनी हो तो लोकायुक्त को जो है वहां पे विधेयक, यहाँ पे विधानसभा की क्या करनी पड़ेगी, इजाजत लेनी होगी। इतना ही नहीं, विधानसभा के मतलब 2/3 सदस्यों के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी इसमें बातें की गई हैं। बेसिकली इनके जो विधेयक में जो लोकसभा का जो यहाँ पे इस लोकपाल विधेयक का जो लोकायुक्त है, माफ करिएगा, जो ये जो है विधेयक है, इसमें जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि या तो जो सुपर यहाँ पे हाई कोर्ट का जो जज होगा या फिर पूर्व जज होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। इवन ये भी बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई भी जज इस जो है लोकपाल का अध्यक्ष नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें इसमें बात की। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ ये भी बात किया गया है कि ये जो लोकायुक्त है, ठीक है, लोकायुक्त का मैंने अध्यक्ष बताया ना कि कौन होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश इस लोकायुक्त का अध्यक्ष नहीं होगा। और इसमें जो है ये 4 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें से 2 सदस्य क्या होंगे, न्यायपालिका के होंगे। तो ये लोकायुक्त यहाँ पे प्रावधान इनके विधेयक में बताया गया है। अभी ये जो विधेयक है बड़े ही बिना किसी चर्चा के ही पारित कर दिया गया था। कारण क्या है कि वहां पे जो एक शिक्षक प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें एक तरीके का घोटाला कहा जा रहा था, जिसकी वजह से जो
विपक्ष के सदन से बहिर्गमन, विपक्ष के लोग जो है सदन से निकल गए, जिसके कारण से ये विधेयक जो है बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वहां के जो कैबिनेट मंत्री हैं दीपक केसरकर ने क्या किया जिसमें कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान शामिल किया गया है। ये सारी चीजें बात की गई इस विधेयक में। ठीक है, तो लोकपाल विधेयक को पारित करने वाला, लोकायुक्त विधेयक को पारित करने वाला पहला जो राज्य बन गया है वो महाराष्ट्र बन गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य में विरोधी समूह के साथ शांति समझौता किया है? तो देखिए, एक विरोधी समूह है जिसके साथ गृह मंत्रालय ने अभी शांति समझौता किया है। असम, नागालैंड, मिजोरम या फिर मणिपुर। दोस्तों करेक्ट आंसर इज डी है। मणिपुर राज्य में जो है विद्रोही समूह थे जो कुछ मांग कर रहे थे लगातार, और सशस्त्र विद्रोही समूह थे, उन्हीं के साथ गृह मंत्रालय ने ये समझौता किया। साथ ही साथ राज्य सरकार ने भी इस समझौते में शामिल थी। तो ध्यान रखिएगा ये एक त्रिपक्षीय शांति समझौता है। त्रिपक्षीय शांति समझौता से तात्पर्य है कि जो विद्रोही गुट है जो एक तरीके से अशांति तरीके से सशस्त्र माध्यमों के से जो है एक डिमांड कर रहे थे और उस क्षेत्र में अशांति फैला रहे थे। तो भाई यहाँ पे त्रिपक्षीय, जिसमें से गृह मंत्रालय है, ध्यान रखिएगा केंद्र का गृह मंत्रालय है, मणिपुर की सरकार है, और यहाँ पे मणिपुर का एक जो है विद्रोही गुट है जिसका नाम है जेलियन ग्रोना यूनाइटेड फ्रंट। इन तीनों के बीच में एक शांति समझौता हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो अगर बात करें जेलियन ग्रोना यूनाइटेड फ्रंट की, तो ये ध्यान रखिएगा ये एक सशस्त्र समूह है, यानी कि हथियारों के साथ क्या है, ये अपने चीजों की मांग कर रहा है। ठीक है, और क्या है, और ये ज्यादातर कहाँ पे सक्रिय है दोस्तों? मणिपुर में सक्रिय है। लगभग एक दशक से अधिक समय में ये लगभग सक्रिय माने जा रहे हैं। उनकी डिमांड क्या है कि जेलियांगरोंगा नागा जनजाति, जिनको मंगोलिया जनजाति कहते हैं, तो इनके लिए एक अलग से राज्य की ये मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये जनजाति, यहाँ पे जो नागा जनजाति, जेलियांगरो नागा जनजाति, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों थे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे मणिपुर से संबंधित राज्य से हैं, और ये लगातार जो है मांग ये कर रहे थे कि उनके लिए एक अलग से राज्य बनाया जाए, जिस कारण से एक तरीके से विद्रोह करते आ रहे थे और अशांति फैली हुई थी। लेकिन केंद्र सरकार और मणिपुर की सरकार ने बैठ करके एक मीटिंग किया इनके साथ, और फिर इनकी जो शर्तें थी उनकी कुछ शर्तों के साथ जो है इस एक शांति समझौता किया गया है। यहाँ पे जो इस समूह की बात करें, ये सशस्त्र समूह की बात करें, तो अगर आपको याद होगा मणिपुर की एक स्वतंत्रता सेनानी है जिनका नाम है रानी यहाँ पे गेडिनल्यू। ठीक है, रानी गेडिनल्यू, जिनको रानी की उपाधि दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, उनकी ये अनुयायी थी, और यहाँ माफ करिएगा उन्हीं के ये अनुयायी है कौन दोस्तों? ये जो सशस्त्र समूह है। और इनके बारे में रानी गेडिनल्यू की बात करें तो ये इनको अंग्रेजों ने, ये जब स्वतंत्रता संघर्ष जब भारत में हो रहा था तो उस दौरान इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसी कारण से इनको अंग्रेजों ने 14 साल के लिए जेल में भी डाल दिया था। ठीक है, और दोस्तों अगर हम देखें वर्तमान सरकार और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत जो है, वो क्या है एक तरीके से वहां पे अक्सर हमें देखने को मिलती है अलगाव गतिविधियां। ठीक है, अक्सर इन अलगाव गतिविधियों, इन अलगाववादी समूह के कारण वहां पे उग्रवाद जैसा स्थिति बनी रहती, अशांति फैली रहती। तो लगातार जो है वर्तमान सरकार ये प्रयास कर रही है कि पूर्वोत्तर भारत जो है उग्रवाद मुक्त हो सके, और इसके बाद जो है उसका ऐसा विकास हो, वो समृद्ध पूर्वोत्तर बन सके। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लगातार सरकार जो है वहां के उग्रवादी समूहों के द्वारा वहां पे एक तरीके से अलगाववादी जो समूह है, जो लगातार मतलब एक तरीके से कुछ क्षेत्र विशेष की मांग करने के लिए वो इस तरीके से जो गतिविधियां करते हैं जिसके वजह से क्षेत्र प्रभावित होते हैं, उनके साथ वो लगातार शांति समझौते का प्रयास कर रही है, जिससे कि पूर्वोत्तर भारत उग्रवाद मुक्त हो सके और क्या कर सके, अपना विकास कर सके, समृद्ध पूर्वोत्तर बन सके। और उसी का एक तरीके से ये रूप है मणिपुर में जो इन संगठनों के साथ समझौता करना। ठीक है, देखिए असम में भी समझौता हुआ था कुछ दिनों पहले, है ना, हमें लगातार सुनने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाली थी, चूंकि हम लोग लेखा यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए भारत के पहले जो है लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे? आप मुझे बताइए कौन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले थोड़ा सा मणिपुर के बारे में भी देख लेते हैं। हमने बात किया
ये नॉर्थ ईस्ट का जो है, नॉर्थ ईस्ट में से एक राज्य है, पूर्वोत्तर 7 सिस्टर्स में से ये एक है। और आपके सामने ये 7 सिस्टर्स का मैप खुला हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं मणिपुर। मणिपुर की सीमा अगर देखा जाए दोस्तों तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है और जो है कुछ राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसमें से नागालैंड, असम और मिजोरम। और पूर्वोत्तर यहाँ पे देखा जाए मणिपुर जो है म्यांमार से अपनी सीमा को साझा करता है। मणिपुर दोस्तों जिसकी कैपिटल क्या है, इम्फाल है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं L.A. गणेशन है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है N. बीरेन सिंह। और विधायक की बात करें, विधायिका जो है एक सदनी है, 60 सीटों की है। संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में इसकी 1 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी क्या है दोस्तों, 2 सीटें हैं। ठीक है, आइए कुछ और भी बात कर लेते हैं मणिपुर से ही रिलेटेड, जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में थे, करंट में बने हुए थे और आपसे एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मणिपुर में देखिए, मणिपुर देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे टूरिस्ट पुलिस, ठीक है, टूरिस्ट पुलिस का गठन किया जाएगा। तो देखिए टूरिस्ट पुलिस का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा दोस्तों, मणिपुर होगा। एक महोत्सव है जिसका नाम है शुमंग लीला महोत्सव, इसका भी आयोजन किया जाता है दोस्तों, मणिपुर में ही किया जाता है शुमंग लीला महोत्सव का आयोजन। वहीं बात करें मणिपुर की, एक देखा जाए ये एक जूडो चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ऐसा जो है जूडो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है वो है लिंथोई चनबनम। ठीक है, चनम्बम, इनका नाम थोड़ा सा चनम्बम है और ये मणिपुर की ही है। तो अभी ये रिसेंट में भी चर्चा में थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहां से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अटल जो है अन्वेषी शिखर सम्मान से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है, ध्यान रखिएगा, प्रभु चंद्र मिश्रा जी को किया गया है। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो ये है, देखिए प्रभु चंद्र मिश्रा जी को अभी मैंने बात किया कि अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया दोस्तों, तो ये 9वां अटल सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा था नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। और वहीं पे इनको यानी कि प्रभु चंद्र मिश्रा जी ने जो विज्ञान अनुसंधान यानी कि साइंस एंड रिसर्च के क्षेत्र में जो इन्होंने अपना उत्कृष्ट कार्य किया है, जो योगदान दिया है, उसी योगदान को सम्मानित करने के लिए इनको जो है अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में बात करें दोस्तों तो ये देखा जाए ये अध्यक्ष है किसके, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, स्टेम सेल एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन के। ठीक है, ये अध्यक्ष हैं और इनका कार्य देखिए, कार्य क्षेत्र क्या था, तो बचपन में स्टेम सेल और रीजेनरेटिव मेडिसिन ये इनका कार्य था। स्टेम सेल दोस्तों इसके बारे में देख लीजिए, देखिए ये है साइंस से रिलेटेड। स्टेम सेल को बेसिकली हम मूल कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, मूल कोशिका भी कहा जाता है स्टेम सेल को। और ये शरीर की कोशिकाएं सेल्स होती हैं जो विशिष्ट कार्यों वाली अन्य कोशिकाओं को जन्म देती है, जैसे कि ब्रेन सेल हो गई, जैसे कि हार्ट सेल हो गया, मस्तिष्क की कोशिका हो गई। तो ध्यान रखिएगा ये एक विशिष्ट कार्य करने वाली अन्य कोशिकाओं को जन्म देती हैं। और ये ज्यादातर स्टेम सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो अस्थि मज्जा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोन मैरो में ये पाए जाते हैं। कौन से स्टेम सेल पाए जाते हैं, और इसी स्टेम सेल के क्षेत्र में जो इन्होंने कार्य किया, ठीक है, इसीलिए इनको जो है अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे दोस्तों, प्रभु चंद्र मिश्रा जी को किया गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो जो शहरी सेवा है उसमें सुधार के लिए भारत सरकार और एडीबी के बीच में $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। कौन से राज्य में दोस्तों, तो तमिलनाडु में। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु के 3 शहरों में जलवायु लचीला शिविर संग्रह,
ठीक है, सीवेज संग्रह और उपचार प्रणाली और जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो जो तमिलनाडु के 3 जो शहर है, ठीक है, उसमें देखा जाए कौन से दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ जलवायु, लचीला सीवेज संग्रह और साथ ही साथ उपचार, ठीक है, ट्रीटमेंट सिस्टम में किस तरीके से पानी निकलना है, फिर साथ ही साथ जो है पानी की आपूर्ति, जल की आपूर्ति प्रणाली भी विकसित हो, इन सब के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो ये समझौता जो हुआ है वो किन के बीच में हस्ताक्षर किया गया, किसने किसने हस्ताक्षर किया? तो जो आर्थिक मामलों के विभाग के जो अतिरिक्त सचिव हैं जिनका नाम है रजत कुमार मिश्रा, और यहाँ पे जो एडीबी इंडिया रेजिडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी हैं जिनका नाम है हो यून जियोंग, उनके बीच में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अगर हम देखें समझौते का उद्देश्य क्या है, तो राज्य के जो 10 शहर हैं उसमें सामरिक औद्योगिक गलियारे में जल आपूर्ति, ठीक है, यानी कि एक तरीके से वाटर सप्लाई बना हो। कहां पे भाई? जो सामरिक औद्योगिक गलियारे हैं, सीवरेज, ठीक है, और फिर जल निकासी, जो पानी निकल रहा है शहरों से, उन सब की बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, ये इस समझौते का बेसिकली उद्देश्य है। अगर हम देखिए 2018 में एडीबी के द्वारा कुछ अनुमोदित कार्यक्रम में 500 मिलियन की बहु किस्त वित्त पोषण जो है 500 मिलियन का एक समझौता किया गया था, एक तरीके से बहु किस्त वित्त पोषण सुविधा दी, और उसी के तहत ये तीसरा और अंतिम किस्त होगा। कितने मिलियन का? तो $125 मिलियन का रेट समझौता। ठीक है, और ये तीसरी किस्त और अंतिम किस्त होगा जिसमें 2018 में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक तरीके से ऋण समझौता किया था 500 मिलियन का, उसी का ये अंतिम और तीसरा किस्त है। ठीक है, आ जाइए थोड़ा सा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जब चर्चा में जो चीज रहती है उसको भी देख लेना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों, जो कि बात करें किसका स्थापना हुई थी, 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। मुख्यालय के दोस्तों बात किया जाए तो मनीला जो है, जो कि फिलीपींस में है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें इसके सदस्यों की, तो ये देखा जाए 68 सदस्य हैं। ठीक है, भारत जो है एडीबी का संस्थापक सदस्य रहा है, जिसमें ठीक है एडीबी, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो एशिया के जितने भी एशिया के जो समाज एशिया है उनके जितने भी देश हैं उनको सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। एक तरीके से वहां के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्त सहायता करना, टेक्नोलॉजी की सहायता करना, इन सब के माध्यम से एशिया के जो देश है उनको सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में आगे ले जाना, यही एशियन डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज मिस किया है, अध्यक्ष। ठीक है, तो आप मुझे बताइए प्रेजेंट में जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? आज ये आप मुझे आंसर करें। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत रेल मंत्रालय 1000 छोटे स्टेशनों का नवीकरण करेगा? अमृत वर्षा योजना। देखिए हम डायरेक्ट ऑप्शन पे ही आते हैं कि जो योजना चलाई जा रही है रेल मंत्रालय के द्वारा उसका नाम है अमृत भारत स्टेशन। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना है ये, और इसके तहत रेल मंत्रालय 1000 छोटे स्टेशनों का नवीकरण करेगा आने वाले वर्षों में। तो 1000 से अधिक जो है छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन करने वाला है रेलवे मंत्रालय, यानी कि रेल मिनिस्ट्री करने वाली है। किस योजना के तहत? तो अमृत भारत स्टेशन योजना। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। इस योजना में जो है लंबे समय से निरंतर आधार पर स्टेशनों का विकास किया जाएगा। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देखिए क्या क्या किया जाएगा। तो रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सहित अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न चरणों में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन, और लंबी अवधि में स्टेशन पर रूफ प्लाजा और सिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो ये है अमृत भारत। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन, ये ध्यान रखिएगा, योजना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे इंडियन ऑयल ऑफिसर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है या फिर चुना गया है? तो देखा जाए यहाँ पे देखिए इस तरह की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और अपॉइंटमेंट और डेज, थीम, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट दोस्तों चुना गया है वो संजय सिंह को चुना गया है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं।
तो अभी इंडियन नावल ऑफिसर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनके चुनाव हुआ था, और जिसमें देखा जाए संजय सिंह को अखिल भारतीय, ध्यान रखिएगा, संजय सिंह को अखिल भारतीय अध्यक्ष चुना गया है। इनके बारे में बात किया जाए, संजय सिंह जिन्हें इंडियन नावल ऑफिसर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये IIT रुड़की से केमिकल इंजीनियर की डिग्री इन्होंने ली थी। और इसके अलावा देखिए इंडियन नावल ऑफिसर एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष चुने गए हैं वो ऋतुराज बरुआ को चुना गया है। महासचिव की बात किया जाए तो अनूप सिंह जो है इसके महासचिव बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट से था, बहुत ज्यादा हमें इन डेप्थ जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जहां पे चीजें अपॉइंटमेंट जहां पे हमें पता है कि इसी बस वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमें जनरली वहां से ही उतना ही पढ़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना। अपनी एनर्जी वहां पे लगाना चाहिए, फिर बाकी की एनर्जी हमें वहां लगाना चाहिए जहां पे हमें पता है कि क्वेश्चन इन डेप्थ में जा सकता है, एनालिटिकल पोर्शन हो सकता है, और भी बहुत सारे इसके डायमेंशन हो सकते हैं, तो वहां पे बाकी की एनर्जी लगानी चाहिए। चलिए आते हैं हम अपने लास्ट प्रश्न पे, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित की गई अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है। ये पूछ रहा है कि भाई किस प्रकार की मिसाइल है प्रलय, सतह से सतह, या फिर हवा से हवा, सतह से हवा, या फिर सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। तो किस प्रकार की मिसाइल आप बता सकते हैं, बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। करेक्ट आंसर इज C है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस है ये मिसाइल प्रलय। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी रक्षा मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय बैठक किया और उसमें यह निर्णय लिया कि जो हमारे देश के सशस्त्र बल हैं उनको 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीद के लिए उनको क्या किया, मंजूरी दे दिया है। किसके लिए भाई, इन सशस्त्र बलों के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, तो इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। नई पीढ़ी की ये अर्धसैनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, इंडिजिनसली विकसित किया गया है। और इसकी देखा जाए क्या है ये, तो सतह से, ठीक है, सतह में, यानी कि सरफेस टू सरफेस, ठीक है, सरफेस टू सरफेस, एस करके लिख सकते हैं, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका जो विकास किया गया है, इसको जो बनाया गया है वो DRDO के द्वारा बनाया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ये सिस्टम रोड मोबाइल है, जो है मोबाइल सिस्टम, यानी कि ये मूव कर सकती है आगे की तरफ। अगर हम बात करें इसके मारक क्षमता की दोस्तों, तो ये 150 से लेकर के लगभग 500 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को ये क्या कर सकती है, लक्षित कर सकती है। तो 500 किलोमीटर दूर तक के दायरे में जो है ये अपने लक्ष्य को क्या कर सकती है, लक्ष्य को भेद सकती है। तो एक तरीके से ये इसकी मारक क्षमता। चलिए फैक्ट्स ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं, और आज के डेट में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि 27 से 29 दिसंबर 2022 तक 3 दिवसीय सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 3 दिनों तक चलेगा, यानी कि कल खत्म हो गया था, ये किया गया था 27 से लेकर 29 दिसंबर तक हुआ है ये सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव। ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश के। यहाँ पे हाल ही में देखा जाए इंग्लैंड के 1966 के विश्व कप विजेता, जिनका अभी 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम था राइट बैक जॉर्ज कोहेम। ठीक है, राइट बैक जॉर्ज कोहेम का अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है, और ये 1966 के विश्व कप विजेता रहे थे, उसमें थे। ठीक है, तो इंग्लैंड के थे ये। यहाँ बात करें जो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनको भी मालदीव की अदालत ने भ्रष्टाचार और ध्यान रखेगा मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन जैसे मामले में 11 साल की सजा जो है जेल की सजा सुनाई है। कौन थे ये, अब्दुल्ला यामीन। ठीक है, अब्दुल्ला यामीन मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे, और इन्होंने वहां की अदालत ने जो है इनके भ्रष्टाचार का आरोप था और इनके पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, और इसी के तहत जो है इन्हें 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई है वहां की अदालत के द्वारा। यहाँ पे सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षित परिषद पुरस्कार जीता है। किससे दोस्तों जीता है, यूडीआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जीता है डेटा सुरक्षा परिषद पुरस्कार। वहीं आज का लास्ट हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। हम लोगों ने 10 MCQ डिस्कस किया और साथ ही साथ फैक्ट्स ऑफ द डे डिस्कस किया। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान मैंने बहुत 1-2 क्वेश्चन भी आपसे पूछे, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग उसका आंसर देंगे। बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
जाइए डाउनलोड करिए और रिवीजन करिए अपने करंट अफेयर्स को। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस तरह की चीजें अच्छी लगी और कोई समस्या आ रही है, कौन सी समस्या आ रही है, इन सब चीजों के बारे में आप बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।